गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सभी लोगों को? विजुअल है पीपीटी? ठीक ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स का। ठीक है, थर्ड यूनिट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफॉर्मर्स। तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? किसी को कोई आइडिया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसफार्मर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? Okay, good. Which regulate the voltage, and any other? Okay, good. Anyone more who want to reply? Hmm. Okay. Okay. हम्म सबसे मेन तो आप जैसे देखो, जितने लोगों ने भी डिफिनीशन बताया वो करेक्ट डिफिनीशन था। लेकिन जब भी आप ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन बताएंगे तो हमेशा आप इस चीज को जरूर, ये टर्म्स जरूर यूज करेंगे कि विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी टर्म्स को इंक्लूड नहीं करते हैं अपने डिफिनीशन में तो वो क्या है कि कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है ये। तो जैसे सिंपल जो आपका पावर, देखो टोटल दो तरीके के ट्रांसफार्मर्स एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वन इज पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसको आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल में स्टडी किया कि इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ट्रांसफर द पावर फ्रॉम one end to another end, or you can say कि from primary to secondary, or you can say from the supply to load by changing the voltage with constant frequency। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक एंड से, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, बाय चेंजिंग द वोल्टेज, यानी प्राइमरी साइड वोल्टेज और सेकेंडरी साइड वोल्टेज में भी सिमिलर हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका क्या होगा, वोल्टेज चेंज होगा एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। लेकिन दोनों ही साइड आपका जो ट्रांसफार्मर का वीए रेटिंग होता है, ठीक है, यानी वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है जिसको हम एपरेंट पावर बोलते हैं, वो सेम रहता है। यानी दो चीजें ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड सेम रहती हैं। एक तो आपका पहला फ्रीक्वेंसी, और दूसरा आपका क्या होता है, वीए रेटिंग, यानी एपरेंट पावर जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के होंगे वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ये तो था पावर ट्रांसफार्मर की बात। अब आते हैं पावर ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशंस क्या होंगे। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर? किसी को कोई आइडिया है कि क्या क्या एप्लीकेशंस पावर ट्रांसफार्मर के हैं? ठीक ठीक, ओके। और किसी को कोई आइडिया?
चलो कोई बात नहीं। देखो आप लोग जैसे, मैं यही आप लोगों को बताता रहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक आपने सब्जेक्ट्स को जो स्टडी किया है, ठीक है, उसको मुझे लगता है जैसे फर्स्ट ईयर में आपने जो स्टडी किया उसको पास करने की पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया कि मतलब ये सब्जेक्ट्स है, इसको पढ़ के पास करना है, मतलब एग्जाम देना है और इसको क्लियर करना है, ठीक है। लेकिन अभी जो आप स्टडी कर रहे हो, अगर वाकई आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जानना चाहते हो या सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा, यानी थोड़ी सिंसियरली आपको टाइम देना पड़ेगा स्टडी के लिए। तो जैसे एप्लीकेशन में पावर ट्रांसफार्मर का जो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो बताया अमन सिंह ने कि सर ये सर्किट में यूज किया जाता है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत एप्लीकेशंस हैं। ये तो आपका एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जो हमको लगता है कि जनरली किसी से भी आप पूछोगे वो बता देगा। हमको लगता है जो हाई स्कूल पास भी होगा ना वो भी बता देगा आपको ट्रांसफार्मर क्या करता है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो आई होप कि आपको उससे ज़्यादा आंसर पता होने चाहिए, और वो आंसर पता होने चाहिए जो उसे पता ही ना हो बिल्कुल, ठीक है। तो वो नॉलेज तभी गेन होगा या वो नॉलेज तभी आएगा जब आप सब्जेक्ट को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करोगे, न कि पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करोगे। सॉरी, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन आपको बताता हूं। जैसे पहला एप्लीकेशन तो सभी लोग जानते हैं पावर ट्रांसफार्मर का, कि इट इज यूज्ड इन द सर्किट टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। सेकेंड एप्लीकेशन आता है इट इज यूज्ड इन द सर्किट फॉर it is used in the circuit to satisfy the condition of maximum power transfer from source to load। आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में स्टडी किया होगा कि एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता है, ठीक है। उसमें क्या कंडीशन होता है कि मैक्सिमम पावर लोड पे तभी ट्रांसफर होगा जब आपका लोड का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, या लोड का जो इम्पीडेंस है वो उस सर्किट के थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन इम्पीडेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो किसी सर्किट में अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाना है, और जनरली लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में करवाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना हम सोर्स से पावर ट्रांसफर करें उतना लोड पे पावर रिसीव हो। तो सोर्स से अगर लोड पे पावर मैक्सिमम रिसीव हो तो उसके लिए कंडीशन फाइंड आउट किया गया है कि जो लोड का रेजिस्टेंस है वो उसके थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल हो। तो उस थेवेनिन रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस के इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं, ठीक है। ये है आपका सेकेंड, टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड। थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता है। यानी जब हम डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वहां पे फ्लक्स तो जनरेट होगा, लेकिन वो फ्लक्स आपका क्या होता है, कांस्टेंट नेचर का होता है। तो जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, अगर फाई कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जब हम किसी ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्लक्स तो जनरेट होगा उसमें, लेकिन ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, क्योंकि डीसी से जो फ्लक्स जनरेट होता है उसका नेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका
फ्लक्स तो जनरेट होगा ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई के केस में, लेकिन ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। इसकी वजह से आपका क्या होगा कि आपका ट्रांसफार्मर डीसी में वर्क नहीं करेगा। तो एक तरीके से अगर किसी सोर्स से एसी और डीसी दोनों आ रहे हैं और हमें डीसी को क्या करना हो, रेक्टिफाई करना हो, तो उसके लिए आपका क्या करते हैं, सेम नंबर ऑफ टर्न्स का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का सेम नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं, यानी वोल्टेज में कोई चेंज ना हो। लेकिन जब हम ट्रांसफार्मर बीच में यूज कर देंगे तो डीसी वहीं पे क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, आगे हमें केवल प्योर एसी मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको दो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बताएं ट्रांसफार्मर के, पावर ट्रांसफार्मर के, और भी 6-7 एप्लीकेशंस हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज का प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस जब नहीं पता होता है ना, तो हम उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक, तो ये था हमारा पावर। जो भी और एप्लीकेशन है वो आप नेट से या बुक से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर किसी को नहीं मिलता है तो मैं आपको सारे एप्लीकेशंस बताऊंगा। ये दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे जो मैंने एक्स्ट्रा उसके डिस्कस किया, जो आपको कई सारी बुक्स में भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर पावर ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या दोनों अलग अलग हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों अलग अलग हैं। पावर ट्रांसफार्मर का इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर से कोई मतलब नहीं है और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर का पावर ट्रांसफार्मर से कोई मतलब नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर is used in the circuit for the measurement purpose, only for the measurement purpose। कोई भी अदर एप्लीकेशन आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर का सर्किट में नहीं है, ये मेजरमेंट के लिए। और दूसरा आपका एक और एप्लीकेशन है कि जो अमीटर और वोल्टमीटर्स होते हैं, तो इसको शंट और सीरीज में ऐड करके उसकी रेटिंग को इंक्रीज कर दिया जा सकता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो ही एप्लीकेशन है, एक फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस, पावर, ठीक है, और दूसरा आपका टू इंक्रीज द रेटिंग ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वोल्टमीटर एंड एमीटर। इट इज यूज्ड इन सीरीज और शंट। ठीक, तो आपका ये तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहा। दूसरा प्रिंसिपल ऑपरेशन, कि पावर ट्रांसफार्मर से आपका कैसे इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर डिफरेंट है या उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला तो एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन साफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी आपका उसी मैकेनिज्म पे वर्क करता है। इसका भी ईएमएफ वही आएगा जो वहां पे हमने डिराइव करते हैं पावर ट्रांसफार्मर में। ठीक है, कि E इक्वल टू आपका -d∅dt से निकालते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला, और वो आता है 4.44 F∅N, जहां पे F आपका फ्रीक्वेंसी है, फाई जो है आपका फ्लक्स है, और N नंबर ऑफ टर्न्स है। अब E1 अगर निकालेंगे कि प्राइमरी साइड कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो N1 हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड का कंसीडर करते हैं। और अगर हम सेकेंडरी साइड का ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो वो E2 हो जाता है, और आपका उसी के करस्पॉन्डिंग आपका नंबर ऑफ टर्न्स N2 हो जाएगा, यानी सेकेंडरी साइड कितने टर्न्स हैं। बस इसमें थोड़ा सा वर्किंग ऑपरेशन आपका डिफरेंट होता है। वो होता है कि वहां पे जो फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी जो कोर में फ्लो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर में जो आपका प्राइमरी से सेकेंडरी फ्लक्स फ्लो होता है इनसाइड द कोर, वो वैरी करता है। ये आपको मैं बहुत ही बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बहुत सारे बुक्स में फाइंड आउट करोगे तो हो सकता है कि कुछ है बुक्स में आपको मिले। ठीक है,
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्किंग ऑपरेशन। तो वर्किंग ऑपरेशन में आपका ईएमएफ जो इंड्यूस होता है दोनों में सेम होता है, ठीक है। बस आपका जो वर्किंग ऑपरेशन में जो वेरिएशन है वो आपका क्या है कि जो फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में कोर में फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो आपका पावर ट्रांसफार्मर में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वो वेरी करता रहता है, ठीक है। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर होता है ये आपका दो टाइप्स का होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट इन द सर्किट, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर classified or divided in two parts. First one is to measure the current is called current transformer or simply CT, ठीक है। The transformers used for measurement of current is called current transformer और simply इसको बोलते हैं CT, ठीक है। ट्रांसफार्मर्स फॉर वोल्टेज मेजरमेंट आर कॉल्ड वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स, सिंपली पीटी फॉर शॉर्ट, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा सा सबको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है, कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स आर ऑफ टू टाइप्स। The transformer used for measurement of current is called a current transformer or simply CT. Transformers for voltage measurement are called voltage transformers or potential transformers or simply PT, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि जो CT और PT इन दोनों का कनेक्शन डायग्राम है 9.1 फिगर 9.1 और फिगर 9.2 में। देखो जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होगा इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी होंगे। जब मैंने आपको बताया कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा कि इसका वर्किंग ऑपरेशन और एप्लीकेशन इसके डिफरेंट होंगे। बाकी आपका कंस्ट्रक्शन और वो सारी चीजें इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होंगी, उसमें भी होंगी, ठीक है। तो यहां पे देखो आपका प्राइमरी में ही दो टर्न्स ये फिक्स रहते हैं। जब हम सीटी डिजाइन करते हैं मेजरमेंट पर्पज के लिए तो प्राइमरी में इसके दो टर्न्स रहते हैं और सेकेंडरी आपका अलग। तो वो जो प्राइमरी करंट फ्लो होता है वो मेन लोड करंट ही होता है, यानी वो सप्लाई में ही जो करंट हो रहा होता है वही आपका प्राइमरी एज्यूम करके, और हम क्या करते हैं कोर लगा करके दूसरी साइड एक वाइंडिंग आपका इस तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी सेकेंडरी एज्यूम की जाती है और सेकेंडरी में हम एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में आपका क्या है पीटी, ठीक है। तो प्राइमरी ये पैरेलल में आपका क्या, ये मान लो मेन सप्लाई है, वहां पे हमें वोल्टेज को मेजर करना है, ठीक है। तो आपका सिंपली इस तरह से इसका डिजाइन कर दिया जाता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड वोल्ट मीटर यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके सीटी का कनेक्शन डायग्राम सर्किट में कैसे यूज होता है और ये पीटी का कनेक्शन डायग्राम सर्किट में किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो यहां से कि द एक्सटेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रेंज सो दैट करंट वोल्टेज पावर एंड एनर्जी कैन बी मेजर्ड विथ इंस्ट्रूमेंट्स or meters of moderate size is of very great importance in commercial metering। देखो आपका बेसिक मैं आपको बताता हूं कि सीटी और पीटी क्यों मेजरमेंट के लिए यूज किए गए या क्यों बनाए गए।
जैसे आपका जो घरों में सप्लाई आ रही है वो तो मान लो 220 वोल्ट है, ठीक है, लेकिन जो हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो वोल्टेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो उसकी वैल्यू बहुत ही हाई होती है। जैसे 220 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, और इस समय आपका 720 किलो वोल्ट पे पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है, 720 किलो वोल्ट, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि अगर हमें 11 केवी भी मेजर करना हो, 11 किलो वोल्ट को भी मेजर करना हो, तो 11 किलो वोल्ट का हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर डिजाइन करना पड़ेगा, और 11 किलो वोल्ट का वोल्ट मीटर बहुत बड़ा होगा। आप सोचिए कि अगर आपने लैब में थोड़ा सा भी देखा हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब में, तो जो 220 वोल्ट मेजर करने का आपका वोल्ट मीटर है, उसकी भी साइज मतलब आपका एक तरीके से देखेंगे तो 5x5 की होगी, मतलब आपका कम से कम 5 इंच की लेंथ और 5 इंच की विड्थ होगी। और उसमें आपका क्या है, अभी जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग में इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़े हैं, ठीक है, कि मूविंग आयरन टाइप, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप, इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप, ठीक है, तो ये सारे टाइप्स के हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। तो उसमें भी आपका क्या पढ़ा था, ट्रांसफार्मर की ही उस पर तो काम कर रहे थे वो सारे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या कॉइल यूज होंगी, तो वो हैवी होती जाएंगी। अब सोचो अगर हम 11 किलो वोल्ट के लिए वोल्टमीटर डिजाइन करें, ठीक है, तो उसका साइज बहुत ही बल्कि हो जाएगा, और वो कॉस्टली भी हो जाएगा, और कैरी करना भी टफ हो जाएगा। मैं तो 11 किलो वोल्ट की सिंपली बात कर रहा हूं। अब सोचो आप ट्रांसमिशन में 720 किलो वोल्ट हो रहा है, तो वो तो आपका 70 गुना ज्यादा हो गया। तो इसलिए क्या है कि इतनी हाई रेटिंग का वोल्ट मीटर और अमीटर डिजाइन कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या है कि इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज रेटिंग बढ़ती गई, उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के साइज बढ़ते गए, तो इसलिए क्या है कि हमने मतलब साइंटिस्ट ने उस टाइम पे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया, जिससे हम क्या करते हैं, एक फिक्स वैल्यू का हमें पता होता है कि किसी भी सर्किट में अगर सीटी यूज कर रहे हैं तो हमें कितनी रेटिंग का अमीटर यूज करना पड़ेगा, किसी भी सर्किट में अगर हम पीटी यूज कर रहे हैं तो हमें कितने रेंज का वोल्ट मीटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं कि ये फिक्स है कि आपका सेकेंडरी मतलब सीटी का सेकेंडरी कितना करंट देगा और पीटी का सेकेंडरी कितना वोल्टेज देगा, ठीक है। तो आपका क्या है कि इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर इसीलिए आया क्योंकि हायर वैल्यू की जो आपकी वोल्टेज और करंट है, उसको मेजर करने के लिए हमें हायर रेटिंग के अमीटर और वोल्टमीटर मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, और जो मैन्युफैक्चर करना बहुत ही टफ है। इसलिए आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर का रोल आया, ठीक है। तो हियर currents and voltages handled are very large, and therefore direct measurements are not possible, as these currents and voltages are far too large for any meter of reasonable size and cost. The solution lies in stepping down these currents and voltages with instrumentation transformers so that they could be metered with instruments of moderate size. ठीक है, तो ये आपके दो कनेक्शन थे, सीटी के और पीटी के, ठीक है। इसी तरीके का आगे कनेक्शन सर्किट में होता है, ठीक है। तो बेसिकली और भी इसका एप्लीकेशन है कि सीटी और पीटी यूज करने के बाद हम जो प्रोटेक्शन के लिए, जैसे ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और आपका मान लो 11 किलो वोल्ट पे जो आपका मोटर रन कर रहा है या जनरेटर जो जनरेट कर रहा है वोल्टेज, ठीक है, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं, जिससे हम रिले, और रिले आपका एक प्रोटेक्टिंग एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है, ठीक है। तो it might appears that extension of range could be conveniently done by the use of shunts for current and multipliers for voltage measurements, as
is done in DC measurements, but this method is suitable only for small values of current and voltage. तो अगर हम इसको सीरीज और शंट में इनको यूज करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या डिसएडवांटेजेस होगा? तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर डिसएडवांटेजेस ऑफ शंट्स, इट इज डिफिकल्ट टू अचीव एक्यूरेसी, ठीक है, सबसे बड़ा आपका डिसएडवांटेजेस आपका है इट इज डिफिकल्ट टू अचीव एक्यूरेसी। अब आते हैं हम लोग कि एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर। तो आपका सबसे पहला एडवांटेज है इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर का कि मॉडरेट साइज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर मीटरिंग, दैट इज 5 एम्पियर फॉर करंट एंड 100 to 120 वोल्ट फॉर वोल्टेज मेजरमेंट। इस चीज को आप लोग सबसे ध्यान से सुनिए, और अगर पेन और कॉपी है तो आप लोग नोट भी कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला देखो आपका एडवांटेज है कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड in conjunction with instrument transformers, their readings do not depend upon their constants. Constant is what? RLC, as is the case with shunts and multipliers. सबसे मेन एडवांटेज जो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर का या सीटी या पीटी का है, ठीक है, वो है आपका सेकंड वाला। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। पेन और कॉपी है सबके पास? ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि करंट ट्रांसफार्मर्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड। सेकेंड वाला जो आपका एडवांटेज है कि करंट ट्रांसफार्मर्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड एट 5 एम्पियर सेकेंडरी करंट एंड द वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स एट फ्रॉम 100 to 120 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज। नॉर्मली 110 वोल्ट पे आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर का मतलब पीटी का जो है सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज आता है 110 वोल्ट, और सीटी का जो सेकेंडरी साइड करंट आता है वो आता है 5 एम्पियर। ये स्टैंडर्ड है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखोगे, ठीक है, अगर उन्हें सॉल्व करोगे तो इस पे आपका अगर 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको 3 to 4 ईयर में आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड वोल्टेज ऑफ पीटी इन सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो नॉर्मली 100 to 120 वोल्ट ये वैरी करता है, लेकिन जनरली 110 वोल्ट स्टैंडर्डाइज्ड है और 5 एम्पियर करंट। अब सोचो आपका कि अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन में जो करंट होता है वो आपका 1000 2000 एम्पियर होता है। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, उसमें जो आपका करंट ट्रांसमिशन लाइन में जा रहा होता है वो आपका 1 किलो एम्पियर, 2 किलो एम्पियर, 5 किलो एम्पियर, यानी 1000 2000 5000 एम्पियर तक की करंट होती है, ठीक है। अब इतनी हाई वैल्यू का करंट मेजर करना या उस मेजरमेंट के लिए अमीटर डिजाइन करना बहुत टफ है, ठीक है। और उसी तरह से सिमिलरली आप देख सकते हो कि ट्रांसमिशन वोल्टेज भी आपका क्या होता है 220 किलो वोल्ट। अब 220 किलो वोल्ट का वोल्ट मीटर डिजाइन कर पाना बहुत ही टफ है, ठीक है। तो आपका वहां पे हम पीटी यूज कर देते हैं। पीटी क्या करता है कि आपका उतनी हाई वैल्यू के वोल्टेज को सेकेंडरी साइड पीटी का 110 वोल्ट आता है, तो 110 वोल्ट का वोल्ट मीटर तो हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल है। 5 एम्पियर करंट का अमीटर तो हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड एट 5 एम्पियर सेकेंडरी करंट एंड द वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स फ्रॉम 100 to 120 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज। These are very moderate ratings and the instruments for measurements are rated near these. Thus, a 5 ampere ammeter may be used to measure 1000 ampere with the help of 1000 by 5 ampere ratio current transformer
or a 110 voltmeter may be used to measure a voltage of 66 kilovolt with the help of 66 kV by 110 volt potential transformer. Therefore, very cheap moderate rating instruments may be used to measure large currents and high voltages. तो ये आप मतलब अपने नोट्स सभी लोग बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो वहां पे ये इस चीज को जरूर हाईलाइट कर लो और इस चीज को जरूर माइंड में सेट कर लो। अगर आप टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर का जो सबसे मेन यानी क्वेश्चंस है जहां से पूछा जाता है वो आपका इसी सेकंड एडवांटेज से पूछा जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज आपका क्या कि विद द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सीटी एंड पीटी सेकेंडरी रेटिंग it is possible to standardize instruments around these ratings and therefore there is great reduction in the cost of transformers and instruments. Replacement is also very easy. अगर मान लो आपका डैमेज हो जाता है, ठीक है, ये सीटी और पीटी, तो इनको रिप्लेस करना भी टफ नहीं है। और जो आपका आप ट्रांसफार्मर है, तो सबको पता है कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल और मतलब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, आइसोलेटेड रहता है। यानी प्राइमरी साइड अगर कोई भी फॉल्ट या डैमेज होता है तो उससे सेकेंडरी साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली क्या रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। तो इसलिए जो हम सेकेंडरी साइड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपका क्या रहेगा, प्राइमरी साइड से आइसोलेट रहेगा। तो द मेजरिंग सर्किट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द पावर सर्किट। द फैक्ट दैट द मीटर्स in the secondary circuit of an instrument transformers are isolated electrically from the primary side of the very great importance in high voltage systems, ठीक है। तो आपका सेकेंडरी साइड भी क्या रहेगा, फुल्ली आइसोलेटेड रहेगा। यानी सेकेंडरी साइड ही तो हम अमीटर और वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो वो आपका क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो लार्ज alternators usually operate at voltages between 11 kilovolt to 20 kilovolt, while transmission voltages as high as 750 kilovolts are being used. Therefore, in all electrical systems, it is necessary to have a measure of currents and voltages, both for metering purposes and for the operation of protective relays and other equipments, ठीक है। तो आपका जो भी सेकेंडरी साइड हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए, वो भी आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहेंगे प्राइमरी साइड से, तो वो आपका क्या है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका क्या है, सेफ है। तो यहां पे जैसे 6 पॉइंट्स मतलब समराइज किया हुआ है कि मॉडरेट size instruments are used for metering 5 ampere for current and 100 to 120 volt for voltage. Instruments and meters can be standardized so that there is a saving in overall cost. Replacement of damaged instruments is easy. Single range instruments can be used to cover a large current or voltage ranges when used with suitable multi-range instrument transformers. The metering circuit is isolated from high voltage power circuits. There is low power consumption in metering circuit, क्योंकि जब हम लो रेटिंग वोल्टेज और लो रेटिंग करंट पे मेजरमेंट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपका पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। Several instruments can be operated from a single instrument transformers. तो these are the 6 advantages of instrumentation transformers, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2-3 टर्म्स यूज होते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नॉमिनल रेशियो और आपका टर्न्स रेशियो और रेशियो करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड
of primary phasor to secondary phasor. It is the ratio of magnitude of primary phasor to secondary phasor. तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर हम सीटी की बात करें तो प्राइमरी करंट और अपॉन सेकेंडरी करंट, या पीटी की बात करें तो प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज या प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट। ठीक, नॉमिनल रेशियो क्या होता है, Kn it is the ratio of rated primary current or voltage to the rated secondary current or voltage। तो नॉमिनल रेशियो यानी ये आपका नॉर्मल वैल्यू होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है इसमें नॉर्मल वैल्यू लेते हैं, इसमें हम रेटेड वैल्यू लेते हैं। इसमें यानी जैसे कि उसको कैलकुलेट करेंगे, प्राइमरी साइड कितना वोल्टेज आ रहा है, सेकेंडरी साइड कितना वोल्टेज आ रहा है, या प्राइमरी साइड कितना करंट है, सेकेंडरी साइड कितना करंट है, वो वैल्यू लेंगे। दूसरा नॉमिनल रेशियो क्या होता है, उसकी रेटिंग के हिसाब से। तो फॉर सीटी आपका क्या है, के एन इक्वल टू रेटेड प्राइमरी करंट अपॉन रेटेड सेकेंडरी करंट, एंड फॉर द पीटी क्या है, रेटेड प्राइमरी वोल्टेज अपॉन रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। टर्न रेशियो आपका सिंपली, टर्न रेशियो आपका क्या हो जाता है सीटी के लिए, जैसे आपका अब इसमें टर्न रेशियो जो होता है वो N1 N2 जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे तो टर्न रेशियो में देखो सीटी के लिए जैसे अभी तक हमने प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी पढ़ा था, ठीक है, लेकिन आपका सीटी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। और पीटी के लिए टर्न रेशियो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेशियो करेक्शन फैक्टर RCF। द रेशियो करेक्शन फैक्टर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिवाइडेड बाय नॉमिनल रेशियो। तो RCF इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन KN, या आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इक्वल टू RCF इंटू KN। तो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर है क्या, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, और उसमें रेशियोज क्या होते हैं, इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो आज का क्लास आपका यहीं पे ओवर होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो स्टडी किया है या जो मैंने आपको बताया है, कहीं पे अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को अभी जैसे मैंने पढ़ाया है तो एक बार शाम के टाइम पे सारी चीज़ों को फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म इसको रिमेंबर करके रखना है, ठीक है, या इससे सच में आप सीखना चाहते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जो भी सब्जेक्ट्स उससे रिलेटेड है, तो उसको मतलब सीखने के पर्पज से पढ़ोगे तभी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई होने के चांस बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो आज का क्लास आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।